वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ग्रेविटी एकेडमी। तो आज आयनिक इक्विलिब्रियम का सेकंड लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया था, तो उसका हम लोग रिकैप कर लेते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसे हम लोग कहाँ डालेंगे, वाटर में डालेंगे, तो क्या होगा, अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके फिर बाद में क्या पढ़ा था? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या थी? अल्फा, जिसकी वैल्यू कहां से कहां लाई करती है आपकी, जिसकी रेंज करती है आपकी 0 to 1। ठीक है, 0 to 1 या आप बोल सकते हो क्या, 0 to 100%। ठीक है, कैसे भी जा सकता है, आप बस जान लो, क्योंकि या तो ये फ्रैक्शन होता है। ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू यहां से यहां लाई करती है। फिर हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। उसे फिर हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में दो टाइप इलेक्ट्रोलाइट होते हैं हमारे पास। पहला क्या होता है आपका? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है? 100% डिसोसिएट होता है। जैसे में क्या एग्जांपल HCl का H प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, मतलब इसमें क्या था आपका HCl वाले में कि अगर अपना HCl 0.1 मोलर है तो H प्लस भी कितना होगा? 0.1 मोलर, और Cl माइनस भी कितना होगा? 0.1 मोलर। ठीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या था कि ये पार्शियली डिसोसिएट होता है। पार्शियली मतलब लेस देन 100%। तो जो अल्फा की वैल्यू होगी उसमें क्या होगी? लेस देन 1। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या होती है? इक्वल टू 1। ठीक है, अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब क्या हो रहा है? पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है। इसका एग्जांपल क्या है? CH3COH सबसे फेमस एग्जांपल यही है। ठीक है, तो कैसे ब्रेक होता है? CH3CO माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, इसे मान के चलो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? C है, ये कितना होगा? पहले स्टार्टिंग में 0 0 होगा। कब? जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। अब रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो क्या होगा? C में से कुछ C अल्फा कंज्यूम हो जाएगा, तो जितना कंज्यूम होगा उतना ही फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। कब लिखते हैं इसको? जब कैसा हो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। ठीक है, उसके बाद हमने फिर क्या पढ़ा था? नेचर ऑफ नेचर नहीं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। उससे पहले क्या था आपका? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट था, फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट था। ठीक है, उसके बाद फिर हमें क्या था? टेम्परेचर। थर्ड टॉपिक क्या था? टेम्परेचर, थर्ड फैक्टर। हम क्या था? जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर रेज कर रहे हो, कोई चीज क्या होगा? ब्रेक होगा। आयोनाइज होना मतलब बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक होना। ठीक है, उसके फिर हमने लास्ट में क्या पढ़ा था? डाइल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि आपका डाइल्यूशन, क्योंकि इसे हम लोग क्या बोलते थे? ऑसवर्ल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, ऑसवर्ल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। इसका क्या कहना था कि अगर हम इस तरीके से इक्वेशन लिखते हैं K की वैल्यू, तो क्या लिखते हैं हम लोग? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट C अल्फा इंटू C अल्फा, नीचे C1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल, ऊपर कितना आ गया? C अल्फा स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस अल्फा। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अल्फा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? बहुत ही कम। किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तब हम लोग यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। किसके कंपेरिजन में? 1 के कंपेरिजन में। नेग्लेक्शन हमसे कहाँ पे होता है? 1 के कंपेरिजन में। ऊपर में हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आप लोग नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में सब नेग्लेक्शन पॉसिबल नहीं होता। तो इसे हम लोगों ने क्या किया? नेग्लेक्ट कर दिया। तो ऊपर में क्या गया वैल्यू? C अल्फा स्क्वायर, किसके बराबर हो गया? K के बराबर। तो अल्फा की वैल्यू क्या आती है? अंडर रूट K बाई C। इससे क्या मालूम पड़ता है हमें कि अगर हमें अल्फा को इंक्रीज करना है तो C को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज। और C क्या होता है आपका? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन। मतलब हमने क्या कर इसको डाइल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर डाइल्यूशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा आपका? डिग्री ऑफ एनेक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, यही क्या था आपका? ऑसवर्ल्ड लॉ ऑफ जो भी ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हमने फिर क्या पढ़ा था? कॉमन आयन इफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैं आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, इसमें हमने क्वेश्चन भी किया था। कॉमन आयन इफेक्ट क्या बोलता है आपका कि अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और एक क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और दोनों में क्या है? एक आयन क्या है? कॉमन। दोनों में एक कॉमन आयन है, लेट से X। इसमें भी एक कॉमन आयन है, इसके ये भी कौन सा है? X। ठीक है, तो अगर हमें टोटल X चाहिए तो हम लोग क्या लेंगे? यहां से इसे मान लो X1 X2 ले लेते हैं, तो X1 प्लस
x2, लेकिन जो वैल्यू हम लोग पुट करने वाले हैं कहाँ पे, अपने आंसर लाने के लिए क्वेश्चन में, वहां पर हम लोग वैल्यू कौन सी लेते हैं, सिर्फ सिर्फ x1। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है आपका 100% डिसोसिएट होता है और वीक जो होता है बहुत ही कम डिसोसिएट होता है, मतलब 0.00004 या 0.00018 ऐसी वैल्यू आती है हमेशा। आप देखोगे जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना आयनिक में, तो आपको आंसर ऐसे रहेंगे, मतलब जो क्वेश्चन रहेगा वैल्यू 1.8 10 की पावर -5, 1.8 10 की पावर -7। तो यहाँ पे क्या होता है, जो x2 वैल्यू क्या होती है, बहुत ही कम होती है, तो इसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आती है इसकी वैल्यू, टोटल क्या आती है वैल्यू x1। लेकिन अगर x2 अगर x1 के कंपैरिजन में बराबर है या फिर 10% से ज्यादा है, जैसे मान के चलो x1 की वैल्यू 1 है, ठीक है, और x2 की वैल्यू अगर मान के चलो 0.4 है, तब हम लोग इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि क्या है ये इसका 40%, लेकिन यही इसकी वैल्यू क्या हो, 0.01 हो, 0.02, 0.03, 0.04, अप टू 0.05 तक हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब 5% तक लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 5% मतलब 5/100, मतलब 0.05 तक। उसके बाद नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे आंसर में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आता है, ठीक है, ये आपको महसूस कब होगा, जब आप क्वेश्चन करोगे तब, ठीक है। तो इसका क्या कहना था कि अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और एक क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो हम लोग क्या करते हैं, जो आपका x1 जो आपका जो कॉमन आयन की वैल्यू होती है, ठीक है, उसमें हम लोग सिर्फ सिर्फ x1 लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू क्या होती है ज्यादा, ये वैल्यू कहती है बहुत ही कम इसके कंपेरिजन में, तो इसे हम लोग नेग्लेक्ट भी कर देते हैं, तो हमारे आंसर में ज्यादा चेंज नहीं आता, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ये तो मेरी कल की बात है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, एसिड बेस थ्योरी, ठीक है। दो तीन एसिड बेस थ्योरी थी, पहला था आपका आरेनियस का, दूसरा था आपका ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी, एंड थर्ड था आपका क्या, लुईस एसिड बेस थ्योरी, ठीक है। तो तीनों हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और बहुत ही आराम आराम से पढ़ेंगे। ये समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि देखो आयनिक चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ एसिड और बेस से ही डील करना है, ठीक है, और सॉल्ट भी आता है इसमें, लेकिन सॉल्ट उतना नहीं आएगा जितना एसिड और बेस आने वाला है, क्योंकि हमेशा आपको पीएच वेच निकालना रहता है, और पीएच कहाँ निकालते हैं हम लोग, एसिड और बेस के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ दो टाइम आएंगे, पीएच आएगा और पीओ आएगा, पीएच किसके लिए होता है, एसिड के लिए, पीओच किसके लिए होता है, बेस के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे आपको एसिड और बेस में डिफरेंस करना आना चाहिए, आपको एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक। तो आप हेडिंग डालो एसिड बेस थ्योरीज। तो फर्स्ट जो थ्योरी दी गई थी आपको, सबसे पहला थ्योरी किसने दिया था, आर्हेनियस थ्योरी, ठीक है। आर्हेनियस एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने क्या बोला कि अगर आप किसी सब्सटेंस को, ठीक है, पानी में डाल रहे हो, ठीक है, उसने वाटर लिया, वाटर क्यों लिया आपको पता है, क्योंकि वो क्या होता है, कमर्शियल सॉल्वेंट। तो अगर किसी भी सब्सटेंस को अगर आप पानी में डाल रहे हो, अगर वो H+ देता है, इसका मतलब क्या है, वो एसिड, अगर वो OH माइनस दे रहा है तो वो क्या है, बेस। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, कि जैसे मान के चलो अगर आपके पास उस समय, जैसे मान के चलो हमने आपको कोई सब्सटेंस दिया, बोला चेक करो एसिड के बेस है, तो आपको क्या चाहिए उसके लिए, पानी। मान के चलो आप जैसलमेर में घूम रहे हो या राजस्थान में कहीं घूम रहे हो जहां पे पानी है ही नहीं, तो आप क्या करोगे फिर, है कि नहीं, मतलब आप वहां पे पता नहीं लगा सकते कि वो एसिड है कि बेस है, तो उसके कारण ये हो गया फेल, ठीक है। और एक और रीजन था इसका फेल होने का, वो था NH3, ठीक है, वो था आपका NH3, तो बताऊंगा मैं आपको अभी आगे आके कि क्यों फेल हुआ ये। तो सबसे पहले तो आप जान लो कि एसिड, आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखो एसिड क्या होते हैं। इसमें क्या था, स्पीसीज विच गिव्स H+ ions on dissolving in water। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, HCl, HCl डालो पानी में क्या होता है, H+, Cl-, उसके बाद H2SO4, HNO3, HF हो जाएगा, HI हो जाएगा, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ETC। तो जितना आपने पढ़ा है ना H के साथ, वो सारे सारे आ जाते हैं इसमें। अब आते हैं बेस के, कि बेस क्या होता है। सिंपल तरीका है फिर से
क्या होगा यहाँ पे, सेम डेफिनेशन इसका, स्पीसीज विच गिव्स OH माइनस आयंस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। ठीक है, इसमें क्या एग्जाम्पल है आपका, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, MgOH होल ट्वाइस। तो जितने क्या है आपके आर्हेनियस एसिड है और आर्हेनियस बेस है। ठीक है, तो ये था कि आपका आर्हेनियस एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट। लेकिन आपको ध्यान रखना एक चीज और, ठीक है, एक कंपाउंड है जो बेस टाइप दिखता है लेकिन बेस वो है नहीं, जैसे BOH होल थ्राइस। ठीक है, आप इसे देखोगे बोलोगे इसमें क्या 3 OH माइनस दे रहा है ये, तो ये क्या होगा, बेस। लेकिन ये क्या है, महापाप। ऐसा पाप आपको नहीं करना है। क्यों, जब इसे ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक होता है किसमें, H3BO3 में, 3 हाइड्रोजन, ठीक है, 3 ऑक्सीजन और एक बोरोन, और इसका नाम होता है क्या, बोरिक एसिड। ठीक है, इसे लोग क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड। और जब हम लोग इसको H2O में डालते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, BOH होल 4 माइनस प्लस H प्लस, और ये क्या दे रहा है आपको, H प्लस। अगर ये आपको दे रहा है क्या, H प्लस, तो ये क्या होगा, एसिड, और ये एसिड। इसका आपको बहुत ध्यान रखना है, ये थोड़ा अलग सा दिखता है। ठीक है, और ये ऐसा ही लिखा हुआ है आपके सामने जब भी लिखा हुआ है तो ये भी क्या है, आर्हेनियस एसिड है, लेकिन दिखता कैसा है आपका, आर्हेनियस बेस टाइप से। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं कि आर्हेनियस थ्योरी फेल क्यों हुआ। ठीक है, तो अब इसको लिखे, लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। अब हम लोग लिखेंगे क्या इसके, लिमिटेशंस। पहला लिमिटेशन क्या था इसका, इट डिफाइंस acids and bases in aqueous solution। ये जो एसिड और बेस को डिफाइन तभी करता था जब आपके पास क्या हो, एक्वस सॉल्यूशन हो उसका, मतलब जब आपने उसको पानी में डाल के रखा हो। ठीक है, अगर नहीं है पानी तो आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि वो एसिड है कि बेस है। और सेकंड था, इट कांट explain the acidic and basic nature of HCl gas and NH3 gas respectively। ठीक है, अब देखो उसने क्या था, अगर आपके पास एक्वा सॉल्यूशन है किसका, HCl का, तो वो क्या देगा आपको, H प्लस देगा। लेकिन क्या हुआ, HCl गैस ने भी क्या देना स्टार्ट कर दिया, H प्लस आयन, तब वहां पे फिर क्या वो थ्योरी क्या हो गई, फेल। ठीक है, और सेम तरीके से NH3 गैस भी क्या होता है, बेस, याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा बेस होता है। ठीक है, मतलब बहुत ही फेमस बेस है ये NH3। ठीक है, तो ये दोनों क्या थे उसके लिमिटेशंस। सबसे पहले समझो आप, पहला क्यों फेल हुआ ये, क्योंकि उसने क्या बोला कि जब भी आपको एसिड और बेस डिटेक्ट करना है तो आपके पास पानी होना ही होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया उसके साथ में लफड़ा, कि उसके सामने क्या आ गए, गैस, जो ये कैसे थे, एसिडिक थे इन नेचर। तो ये थे लिमिटेशंस किसके, आर्हेनियस थ्योरी के। अब आते हैं हम लोग सेकंड थ्योरी पे। सेकंड थ्योरी है आपका किसका, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का। तो उसमें डालो हेडिंग सेकंड, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसेस। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग एसिड्स क्या थे, इनके अकॉर्डिंग जो H प्लस आयन दे, ठीक है, मतलब स्पीसीज विच गिव्स H प्लस आयंस आर एसिड्स एंड स्पीसीज विच एक्सेप्ट्स H प्लस आयंस आर बेसेस। एकदम सिंपल सा फंडा था इनका। ठीक है, तो देखो, स्पीसीज विच गिव्स H प्लस आयंस वो क्या हो गए, एसिड्स, और बेसिस क्या थे आपके, स्पीसीज which accepts H plus ions। ठीक है, ये हो गया क्या आपके बेसिस। तो ये तो था सिंपल सा फंडा था। अब देखते हैं इसमें
इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है, ठीक है, देखो ये याद रहे ना रहे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे याद रह ही जाता है ये। क्योंकि क्या है इसमें सिर्फ H प्लस जिसने एक्सेप्ट किया, सॉरी जो जिसने डोनेट किया वो क्या है आपका एसिड, और जिसने एक्सेप्ट किया वो क्या है आपका बेस, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है उठकर जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेसिस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका बहुत बार यूज होने वाला आपका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल में भी बहुत बार यूज होगा ये क्या, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेसिस, ठीक है। अब देखो कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या आता है, बहुत ही सीधा और सिंपल सा फंडा है, ठीक है। जैसे मान चलो HCl, ठीक है, HCl क्या है एसिड, इसे डाला आपने पानी में, कैसे ब्रेक होगा ये H प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। अब HCl क्या है आपका एसिड, ठीक है। अगर HCl से हमने H को निकाल दिया बाहर तो जो पार्ट बचेगा हमारा वो क्या हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। अगर H को हटा दिया तो क्या बनेगा कॉन्जुगेट बेस, अगर H को हमने ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा उसका कॉन्जुगेट एसिड। जैसे एग्जांपल देखो आप, NH3 क्या होता है आपका एक बेस होता है, हमने इसमें एक H प्लस क्या किया, NH3 क्या आपका बेस, हमने क्या इसमें एक H प्लस ऐड कर दिया, क्या बनेगा ये NH4 प्लस, और ये क्या होगा इसका ये हो जाएगा इसका क्या कॉन्जुगेट एसिड, ये हो गया कैसे आपका कॉन्जुगेट एसिड। यही है कॉन्जुगेट एसिड और बेस का फंडा, ठीक है। और इसके बाद एक छोटा सा आप नोट लिख लो, और ये नोट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है इस पे क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए नोट क्या है, नोट है कॉन्जुगेट एसिड एंड bases are acid base pairs are opposite in nature, are opposite in nature। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि conjugate acid and base are opposite in nature, इसका मतलब आप समझो, आप इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास मान के चलो HCl है, ठीक है, हमें क्या पता है HCl क्या होता है आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अगर आपके हाथ पैर गिर गए तो क्या होगा आपके हाथ पैर जल जाते हैं, ठीक है, इसलिए क्या ये आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इसमें हमने ब्रेक किया, कैसे बनेगा H प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। Cl माइनस क्या होता है इसका कॉन्जुगेट बेस। अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा वीक इन नेचर। यही ध्यान रखना है आपको कि अगर आपका एसिड जिससे आपका कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हो रहा है, अगर एसिड क्या है स्ट्रॉन्ग तो आपका जो बेस होगा वो क्या होगा बहुत ही वीक इन नेचर। जैसे आप देख लो एग्जांपल CH3COH, ठीक है, CH3COH हमें पता है बचपन से ही ये क्या होता है एसिडिक एसिड, और ये क्या होता है बहुत ही वीक एसिड या फिर बोल लो वीक इन नेचर। जब इसे आप ब्रेक करोगे कैसे ब्रेक होगा ये H प्लस प्लस CH3CO माइनस, ठीक है, H प्लस हमने रिमूव कर दिया तो क्या बनेगा ये इसका कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। और ये क्या होगा स्ट्रॉन्ग इन नेचर, मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यही है कि आपका ये डेफिनेशन का मतलब, नोट का मतलब, कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेसेस आर अपोजिट इन नेचर। इसमें आप लिख लो शायद आगे कि कॉन्जुगेट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड विल बी वीक एंड वाइस वर्सा, विल बी वीक एंड वाइस वर्सा। तो ध्यान रखना आपको कि कॉन्जुगेट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विल बी वीक एंड वाइस वर्सा, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ वीक एसिड विल बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। वाइस वर्सा मतलब ये होता है उल्टा पुल्टा एक समान, ठीक।
तो ये तो हो गया आपका कॉन्जुगेट एसिड बेस का मतलब, ठीक है। और हमने क्या पढ़ लिया इसमें, ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब आया मार्केट में लुईस, ठीक है। अब लुईस ने क्या बोला कि देखो चलो ठीक है, अब मान के चलो हमारे पास कोई ऐसा एसिड आ जाए, ठीक है, जैसे BCl2, AlCl3, ये सब भी क्या होते हैं, एक टाइप के एसिड होते हैं। BCl2, AlCl3, ये भी क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। अब तो इनके पास ना H प्लस लेने को है ना H प्लस देने को है, ठीक है। तो आप कैसे बताओगे आप कि ये एसिड है कि बेस है? तो ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी ने क्या सर पकड़ लिया अपना, यार हम तो फेल हो गए, ठीक है। फिर आया मार्केट में अब लुईस, ठीक है। लुईस ने बोला क्या कि H प्लस का झंझट ही हटाते हैं हम लोग, ठीक है। उसने क्या बोला, क्यों आप लोग H प्लस के पीछे पड़े हो फालतू में, आप H प्लस को जाने ही दो ना। हमारे पास और क्या होता है कंपाउंड में, सबसे ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो उसने क्या पकड़ा, इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा, ठीक है। तो डालो हेडिंग थर्ड अपना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो लुईस कॉन्सेप्ट में क्या होगा, अब देखो इसने क्या बोला कि आप H प्लस का झंझट छोड़ो, और इसने क्या बोला, एसिड्स वो होंगे, ठीक है, एसिड्स आर दो स्पीसीज विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, वो क्या होगा, एसिड। याद रखना आपको, एक्सेप्ट तो एसिड, और बेस क्या होगा आपका, छोड़ो पहले हम लोग एसिड बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब बात आए कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पैसा, ठीक है, मान चलो आपके लिए पैसा है। अब पैसा एक्सेप्ट कौन करता है, जो क्या जिसके पास पैसे क्या हो, कमी हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कैसे करेंगे, जो कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर, मतलब ऐसे कंपाउंड जो जिनके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी। मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मतलब जिनके आउटर साइड में, ठीक है, जिनके बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन से कमी हो, ठीक है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हुए, 4 इलेक्ट्रॉन हुए, तो वैसे लोग क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, किसको, इलेक्ट्रॉन पेयर को। देखो पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, पेयर एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो एक्सेप्ट कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो इन नेचर, और क्या हो, ऑक्टेट में क्या हो, ऑक्टेट की कमी हो। तो देखते हैं, जैसे आपका एग्जांपल है BCl2, ठीक है, फिर BCl3, AlCl3। अब देखो BCl2, ठीक है, ETC एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब पहचानो कैसे आप, तो पहचाने के लिए क्या है, जैसे हम 4 एग्जांपल दे दिए आपको, आपको पहचानना है कि कौन सा लुईस एसिड है, कौन सा लुईस बेस है, ठीक है। आपको क्या करो, कंपाउंड में पकड़ो। अब वो क्या बोला है, BCl2, ठीक है, बेरिलियम, इसमें क्या लगे हुए हैं, 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है। अगर 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहां पर से काउंट कीजिए आप, 1 2। हमें क्या पता है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, मतलब इसके आउटर में सिर्फ और सिर्फ क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन। कमी कितने की है इसको, 4 इलेक्ट्रॉन की, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर ये एक्सेप्ट कर सकता है तो क्या होगा, ये लुईस एसिड, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सेम तरीके से BCl3, Cl 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, कितना टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। हमें क्या मालूम है, ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, अभी भी ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो क्या होगा, ये आपका लुईस एसिड, ठीक है। सेम तरीके से आपका यहाँ पे आता है FeCl3, ZnCl2, ऐसे एग्जांपल्स है इसके। तो ये होता है आपका लुईस एसिड, ठीक है, जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर हो, या फिर मॉलिक्यूल्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। देखो आपको ऑक्टेट काउंट करना आना चाहिए, ऑक्टेट या फिर उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, आपको काउंट करना आना चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि वो इलेक्ट्रॉन एसिड है या इलेक्ट्रॉन बेस है, ठीक है। काउंट कैसे करने हैं आपको, जैसे मान के चलो AlCl3 है, ठीक है, आपको पता है एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप में आता है, 13 ग्रुप में आता है, 13 ग्रुप ही आता है ना, हाँ, ठीक है।
तो 13 ग्रुप वाले कैसे होते हैं आपके, कैसे होते हैं, इनके इनका जो आउटर मोस्ट में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है, और 3 इलेक्ट्रॉन होगा 3 बॉन्ड बनाएंगे। इसे 3 बॉन्ड बना लिए किसके साथ, क्लोरीन के साथ। अब 3 बॉन्ड बनाए, हमें क्या पता है 3 बॉन्ड मतलब 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड। कौन सा एसिड, लुईस एसिड। अभी हमने एक एग्जांपल लिखा था, कौन सा, BOH होल थ्राइस वाला। ये क्या था आपका, एसिड था। कौन सा एसिड, बोरिक एसिड। अब देखो ध्यान से, बोरोन ने क्या किया है, 3 बॉन्ड बना रखे। कौन से बॉन्ड, OH बॉन्ड, OH बॉन्ड और OH बॉन्ड, ठीक है। हमने क्या डाला, इसको डाल रहे हैं पानी में, पानी मतलब H2O। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, 2 लोन पेयर है। तो इसने यहाँ पे अटैक किया, कैसे अटैक किया, सॉरी 2 नहीं करेगा, एक ही करेगा सिर्फ। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, टोटल कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉन। इसने बोला कि भाई मेरे पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन लेने की औकात है, तो इसने बोला ठीक है, जब औकात है तो ले, ठीक है। इसने इसको दे दिया अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स, और क्या फॉर्म कर दिया यहाँ पे, BOH OH 4 मतलब यहाँ से एक OH उड़ के चला गया कहाँ पे, यहाँ पे, और एक H प्लस यहीं पर रह गया, तो इस तरीके से फॉर्म हो जाता है BOH 4 और क्या हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो यही फंडा है कि आपका लुईस एसिड है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे, लुईस बेस पे। लुईस बेस जैसे इसका अपोजिट है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेट, सॉरी, लुईस बेस क्या होते हैं, जो ऐसे स्पीसीज विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे। अब बताओ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कौन करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, पैसा। पैसा डोनेट कौन करता है, जिसके पास पैसे हो एक्चुअली, ठीक है, मतलब अमीर। मतलब ये कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, मतलब ऐसे स्पीसीज जिनके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा पहले से, या फिर मॉलिक्यूल्स विथ कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है, या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो। एग्जांपल H2O, ठीक है, देख लो आप H2O कैसा होता है आपका, H2O OH सिंगल बॉन्डिंग पढ़ा हुआ आपने। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आ गए, और प्लस 2 2, कितना टोटल, टोटल हो गया आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन। 8 मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या। उस पर आ जाओ NH3, NH3 मतलब NH और N के आउटर में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस 2 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट मतलब क्या होगा, ये लुईस। छोटा सा एक और एग्जांपल है, जैसे मान लो BCl3, ठीक है। अब देखो BCl3 में इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना। इसका आउटर मोस्ट में क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों, देख लो आप लोग, BC 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इसका भी खाली है, कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका लुईस एसिड, ठीक है। उसके बाद NH3 क्या आपका बताया मैंने आपको, लुईस बेस, ठीक है। अब इसके पास क्या है, लोन पेयर है, और इसको क्या चाहिए, इसके पास क्या है, कटोरा। कटोरा मतलब इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास, तो ये किससे भीख मांगेगा, तो इसको दे देगा इस तरीके से। और यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे फॉर्म होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन प्रोडक्ट। इसे लोग क्या बोलते हैं, एडिशन प्रोडक्ट, या फिर बोलते हैं क्या, एडक्ट, ठीक है। ये बहुत कम ही पूछता है, तो इसको टेंशन मत लो आप। आपको बस ध्यान किसका रखना है, लुईस एसिड और लुईस बेस डिटेक्ट करना आना चाहिए आपको,
ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक या फिर आप एग्जाम्पलर लोगे तो उसमें कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा लुईस एसिड है, कौन सा लुईस बेस। ठीक है, तो आज हम लोग बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे पीएच और पीओएच को, एकदम स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से। तो वहां देखेंगे पीएच क्या होता है, पीओएच क्या होता है, और कैसे हम लोग किसी भी एसिड या बेस का पीएच निकालते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा आज का एसिड बेस थ्योरी। देखो ये थ्योरी बहुत ही बेसिक है, आपने पढ़ा होगा क्लास 9-10 में भी एक बार। तो अगर आपको बस ये रिवाइज करना है और कुछ ज्यादा जैसे हार्ड एंड फास्ट कुछ है नहीं, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।